आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। मुझे ये थोड़ा सेट कर लेने दो। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं ये चला रहा हूँ फिर से जूम। एडमिट एडमिट एडमिट। ओके, हाँ। आई होप स्क्रीन में आपको विजिबल होगा। ये कल का ही एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल की स्लाइड है, ये हमने कल डिस्कस की थी। दिस इज विजिबल, देन रिस्पॉन्स दे दो एक, देन मैं आगे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। No sir. है मिक्स्ड रिएक्शंस, एक ने बोला यस, एक ने बोला नो। अब सही क्या है? यस सर, कशिश ने चैट में लिख दिया यस। ओके, दो बच्चों का यस आ गया। इट मींस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दिख रहा है, बाकियों को भी थोड़ी देर में दिख जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि नेटवर्क इश्यूज की वजह से थोड़ी आवाज या लेट आ जाती है, थोड़ा लैग आ जाता है। तो आई होप जिसने नो बोला हो उसको भी अब दिखना शुरू हो गया होगा। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को अगर हम समझें, इस इफेक्ट के नाम को देखें, हर किसी का नाम जरूर देखा करो, उस नाम में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फोटो, फोटो का मतलब फोटॉन्स, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में फोटॉन से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। इस एक्सपेरिमेंट में फोटॉन की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। अब वो कैसे होता है, ऐसे कैसा हो सकता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई मेटेलिक प्लेट लेते हैं, इफ यू टेक सम काइंड ऑफ मेटेलिक प्लेट, एडमिट एडमिट ऑल, हाँ, अगर हम कोई मेटेलिक प्लेट लेते हैं ना, तो मेटेलिक प्लेट में काफी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, उनके पास काफी एनर्जी होती है, वो ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते। तो अगर उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी बाय एनी मींस कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, और इतनी इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो मेटल की सरफेस को ही लीव कर देते हैं, दे लीव द मेटल सरफेस। उसी चीज का हमने यहाँ पे फायदा उठाया और ये एक्सपेरिमेंट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पे आपको सेटअप में दिखेगा दैट देयर इज अ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में एक ये हमारी कैथोड, एक ये हमारा एनोड। कह सकते हो इन सिंपल वर्ड्स कि ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये फोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं। ये किसी मेटल के बने हुए हैं, ये किसी मेटल के बने हुए हैं, और इस मेटल के ऊपर हम एलो करते हैं कि किसी सोर्स ऑफ लाइट से ना लाइट इस पे फॉल करे। लाइट का फॉल करना मतलब इस पे फोटॉन्स का फॉल करना। तो जब फोटॉन्स इस पे फॉल करते हैं, वो फोटॉन्स इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इजेक्ट करते हैं यहां से। तो अगर ये एनोड है, मान लो कि ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की ओर ना अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, वो एनोड की ओर भागना शुरू कर देते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसा हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो फोटॉन्स की वजह से हो रहा है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट विच इज ड्यू टू द फोटॉन्स उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटॉन ने इजेक्ट किए, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस एक्सपेरिमेंट में हम एनोड्स चेंज कर सकते हैं, कि अगर ये नेगेटिव है ना, ठीक है, इसको हम थोड़ा नेगेटिव से कम कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास अगर पोलैरिटी चेंज करनी है हमारे पास कम्यूटेटर है, अगर वैल्यू चेंज करनी है हमारे पास रियोस्टेट है। सो पूरा सेटअप हमारे पास तैयार था। अब चलिए इससे आगे बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो ये चार्ट था, तो उन रिजल्ट्स के बेस पे मैं आपको बता दूं लॉज तैयार किए गए। लॉज, अब लॉज समझने जरूरी है, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं।
उसके जो ग्राफ्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और लॉज भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले लॉज समझ लेते हैं, ग्राफ्स मैंने आपको कल समझाए थे। नाउ पहला लॉ कहता था कि फॉर ए गिवन मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर मैं मान लूं ये मेरे पास एक मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है कोई भी, इस पे फोटॉन्स आके गिर रहे हैं, ये फोटॉन मतलब लाइट आ रही है इस पे, ठीक है। तो लाइट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलते हैं। अगर ये इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तब निकलेगा अगर उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी, सफिशिएंट एनर्जी या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं इजेक्ट होता। चलो निकल गया। अब यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब क्या है और इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता ही है। तो पहले लॉ ने ये बोला कि जो इंटेंसिटी है, शॉर्ट में इंटेंसिटी को INT लिख रहा हूं, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब PEC। ये समझ में आया पॉइंट? इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये पॉइंट क्लियर है तो बताओ, अगर चाहते हो कि अच्छे से और क्लैरिटी आए। अगर आ गई है तो गुड, नहीं आई तो फिर मैं थोड़ा और अच्छे से इसको बता दूं। यस, Please explain again. ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। तो मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए चलो समझाता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी। तो सबसे पहले आपने एक बात का मतलब समझना, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंटेंसिटी। तो पहले इंटेंसिटी समझाता हूं आपको क्या होता है। इधर ही है, उधर ही है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आपके पास अगर रूम में डार्कनेस है ना, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम है, मींस कितनी ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब अगर आपने विंडो ओपन कर दी तो लाइट बाहर से ज्यादा अंदर एंटर कर सकती है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हो गई। या हम बल्ब ले लें, एक बल्ब है हमारे पास 10 वॉट का, दूसरा बल्ब है हमारे पास 20 वॉट का। 10 वॉट 20 वॉट, किसकी रोशनी ज्यादा होगी? इट्स ऑब्वियस 20 वॉट वाला बल्ब बड़ा होता है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी रोशनी ज्यादा होगी। अब लाइट के ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? लाइट में क्या होता है? लाइट में फोटॉन्स होते हैं, तो उसमें मतलब ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। 10 वाट वाला कम लाइट देगा, मतलब कम फोटॉन्स निकलेंगे। 20 वाट वाला ज्यादा लाइट देगा, मतलब ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे। तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा हुई, 10 वॉट या 20 वॉट? आंसर इज 20 वॉट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें लाइट ज्यादा आ रही है, मतलब उसमें फोटॉन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब इंटेंसिटी का तो मतलब समझ में आ गया। अब ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो 10 वॉट वाला 10 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है पर सेकंड में, और 20 वॉट वाला 20 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोटॉन्स है, ज्यादा फोटॉन्स मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जितना चार्ज ज्यादा उतना तो करंट ज्यादा होगा। एज वी नो, करंट होता है Q/T, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो जहां पर फोटॉन्स ज्यादा चार्जेस को, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे वहां पे करंट ज्यादा है। सो इस पूरी चीज को समराइज अब किया जाए, 20 वाले की लाइट ज्यादा थी, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। इंटेंसिटी ज्यादा होने से ज्यादा फोटॉन है, ज्यादा फोटॉन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा करंट बनेगा। तो बनाओ पूरी सब चीजों को मिला के लॉ बन गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट आप फेंकोगे उतने ज्यादा आपका करंट बनेगा। तो आई
होप ये पॉइंट क्लियर है, नहीं है तो फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। Sir, it's clear. चलिए फिर, तो एक बस मन में एक बात रखनी, इंटेंसिटी का मतलब फोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो इसको हम करते हैं रब। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, जल्दी से इसको भी निपटा देते हैं। सेकंड लॉ बताता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी में आपको याद दिला दूं, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जिसके पास इतनी ताकत होती है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके। आपको मैंने रिलेशन बताया था E इक्वल्स टू एच न्यू, कहीं ना कहीं आपने रिलेशन देखा ही होगा। ये इससे पता लगता है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। सो ये लॉ कहता है देयर एग्जिस्ट्स ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जो कम से कम चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो लॉ सेज अगर इससे कम की फ्रीक्वेंसी हम फेंकेंगे, मान लो ये मेटल है, कोई स्टूडेंट एंटर कर रहा है, लेट मी चेक। हाँ, मान लो ये मेटल है, ठीक है, तो मेटल पर हमने फेंकी क्या बोलेंगे इसे, रेड लाइट, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। मेटल पर हमने फेंकी ऑरेंज लाइट, इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेड लाइट वाली की फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, तो उसके पास इतनी एनर्जी थी ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। ठीक है, सो यही कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी, उससे कम की फ्रीक्वेंसी रखेंगे। मींस इस मेटल के लिए ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी। अगर मैं ऑरेंज से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी येलो रख देता हूं, क्या येलो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा? येलो भी करेगा, दोनों करेंगे, ऑरेंज या येलो, बट मिनिमम क्या है? ऑरेंज। तो ये इस लॉ का कहने का मतलब है कि हर एक डिफरेंट मेटल्स के लिए एक फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशहोल्ड, उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर हम फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। ओके, उसके बाद अबव थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हमने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी दी, मान लो फ्रीक्वेंसी चाहिए 10, हमने 12 की दे दी, तो 10 की फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? 10 की फ्रीक्वेंसी से मेटल का इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 10 की फ्रीक्वेंसी से बाहर आ गया, ये आ गया बाहर सरफेस पे। बाकी की जो दो बची, तो दो वाली फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी और वो उससे घूमना शुरू कर देगा बाहर मेटल के। ये है हमारा थर्ड लॉ, कहता है अबव थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है एक्स्ट्रा, वो डिपेंड कर रही है कि हमने उस पर कितनी फ्रीक्वेंसी वाली इंसिडेंट लाइट गिराई थी। और लास्ट तो बड़ा इजी है, वो कहता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, काफी फास्ट हो जाता है, दैट्स इट। तो ये था हमारा कल का, काफी टाइम ले गया वापस इसको रिपीट करवाने में। आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आई होप स्लाइड आपको विजिबल है यहाँ पे। Einstein photoelectric equation, is this visible? Hello, Yes, sir, it's visible. चलिए सुनिए अब ध्यान से। अब देखिए, आइंस्टाइन तो मैंने बताया था आपको अराउंड 1890 के बाद काफी क्योस हो चुका था कि लाइट मैटर है या रेडिएशन है। कुछ थ्योरीज अलग अलग दे रही हैं, प्लैंक्स ने भी अपनी थ्योरी दे दी, कुछ डाइफ्रैक्शन वाले अपने ही, यंग्स डाइफ्रैक्शन, वो यंग वाले अपने ही दे रहे हैं। इस अलग अलग सबके विचार आ चुके थे, अलग अलग विचार, और आइंस्टाइन ने भी आके अपनी एक थ्योरी पेश की। सो आइंस्टाइन ने बेसिकली दो चीजों को आपस में मिलाया, दो चीजों को आपस में मिलाया। दो चीजें मतलब अलग अलग थ्योरीज थी मैटर के बारे में, अलग अलग थ्योरी। वो थ्योरी क्या थी? पहली थ्योरी थी वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि क्या था वो,
हाँ, वो ये कहता है कि जो लाइट होती है, लाइट, इट कंसिस्ट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं क्वांटा। लाइट के पास पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, जो उसने बताया प्लैंक्स ने, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा। और वन क्वांटा का मतलब है वन फोटोन। वन क्वांटा इज वन फोटोन। दिस वाज अकॉर्डिंग टू दी प्लैंक्स, उसे फोटोन कहते हैं। तो वन क्वांटा वन फोटोन के इक्वल होता है। और उसने एक इक्वेशन दी, प्लैंक्स ने बोला उस हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, इट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू एच न्यू। ये फोटोन की एनर्जी का एक्सप्रेशन गिवन बाय द प्लैंक्स, ये प्लैंक्स ने दिया। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन के टाइम पर दो थ्योरीज ऑलरेडी आ चुकी थी। एक थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एक थी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो इफेक्ट और उसके लॉस, ये दोनों चीजें आ चुकी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो चुका था और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी भी आ चुकी थी। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने इन दोनों को मिला के एक अपनी इक्वेशन तैयार की। स्टडीज प्लैंक्स की अपनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला इसकी स्टडी अपनी सेपरेट है। आइंस्टाइन का काम क्या था, इन दोनों को कंबाइन किया और एक इक्वेशन तैयार की। अब आइंस्टाइन ने ये बोला कि जब भी कोई फोटोन ऑफ एनर्जी फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, कोई भी फोटोन आ रहा है और वो मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करता है, तो वो जितनी भी एनर्जी लेके आएगा वो दो वेज में यूटिलाइज होगी। हर एक फोटोन जितनी भी एनर्जी लेके आएगा, इट इज यूटिलाइज्ड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में यूटिलाइज होगी। पहला पार्ट क्या है, वो कहता है ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम दिस सरफेस बैरियर। जैसे मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर हम मेटल की सरफेस ही ले लें, मेटल की सरफेस में बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो कि ये भी कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये जो ब्लैक रंग का आपको दिखेगा अभी, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर नहीं आ सकता, इट इज फ्री, बट फ्री टू मूव इन दी मेटल। मेटल के अंदर ये फ्रीली घूम सकता है, ये मेटल के अंदर फ्रीली घूम सकता है कि ऐसे इधर उधर जाएगा, बट अपने आप बाहर नहीं आ सकता, अपने आप बाहर नहीं आ सकता। ओके, तो इसने बोला कि जो फोटोन इस पे फॉल करता है, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द सरफेस बैरियर। सरफेस से बाहर आने के लिए, मतलब कि अगर ये बाहर आ गया, उसके पास जो एनर्जी थी, कुछ एनर्जी यूज होती है बाहर आने के लिए, तो मान लो बाहर आ गया, और जो बाकी की एनर्जी बच जाएगी, बाकी की जो एनर्जी है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम, ओवरकम करने के लिए बाकी की एनर्जी यूज की जाएगी। मान लो 10 की एनर्जी से आया, चाहिए उसे 8 थी, बाकी की बची 2, वो 2 एनर्जी कहां जाएगी, इट इज यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या वो बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। ओके, सो ये थी हमारी आइंस्टाइन की, जो उसने अपना एक रीजनिंग दी कि एनर्जी कहां कहां पे जाएगी, वो उसने बता दिया। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, इक्वेशन तैयार की गई। ये थी आइंस्टाइन की इक्वेशन। आई होप आपको इक्वेशन देखी होगी, बड़ी इजी साधारण सी इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू ये आइंस्टाइन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही इस्तेमाल किया हुआ यहाँ पे। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी वो कहाँ जाएगी, वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो सिर्फ बाहर आने के लिए चाहिए, प्लस बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी चले जाती है। ओके, तो ये था हमारा, तो ये फॉर्मूला बन गया एच न्यू, एनर्जी ऑफ द फोटोन, फंक्शन और बाकी की काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन होता है एच न्यू के इक्वल न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट क्या है,
न्यू नॉट है हमारी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो बस हमारा एक्सप्रेशन बन के तैयार हो गया फिर कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी, ठीक है, इक्वल्स टू एच न्यू इंटू न्यू नॉट। दिस इक्वेशन इज नोन एज द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो बस यही इक्वेशन है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। फोटोन है, उसके पास एच न्यू एनर्जी है, एच न्यू नॉट जो वर्क फंक्शन है वो बाहर आने के लिए, और बाहर जब आ जाएगा बाकी की एनर्जी उसमें काइनेटिक की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, बस यही था हमारा आइंस्टाइन की इक्वेशन। अब आइंस्टाइन की इक्वेशन के अलावा इस इक्वेशन ने लॉज की एक्सप्लेनेशन भी दी। लॉज हमने दे दिए, बट इस इक्वेशन ने लॉज को एक्सप्लेन करने में हेल्प भी की। कौन से लॉज थे? वही 4 लॉज। तो देखते हैं वो लॉ क्या और कैसे इस इक्वेशन से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। पहला लॉ जो कहता था, पहला लॉ क्या था याद है? तो देखिए पहला लॉ हम कैसे इसको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए आइंस्टाइन की इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, न्यू नॉट है वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो बाहर निकलने के लिए चाहिए। तो पहला अगर केस कह रहा है अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर ये न्यू है न्यू नॉट से लेस होगा तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है, एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो इसका मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमेशा तब होगा जब न्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड से ज्यादा होगी। कभी भी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी हो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पाती, थ्रेश होल्ड से बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज कहता है सिंस वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन अगर है ना किसी से टकराएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट करता है, दूसरे को नहीं इजेक्ट कर सकता। तो ये भी एक तरह की हम कह सकते हैं एजम्पशन हमने मानी हुई है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेगा, ये नहीं कि 3-4 को बाहर निकालते, नहीं, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन। सो सिंस वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हम निकाल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जितने भी निकलते हैं पर सेकंड में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वही पहला लॉ, इंटेंसिटी का मतलब फोटोन कितने ज्यादा है, तो इसका मतलब फोटोन जितने ज्यादा होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा निकलेंगे। सो बन गया हमारा पहला लॉ जो कहता था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये भी इस लॉ से हम बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड, इट इज क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दी एच एन न्यू। देखो इक्वेशन से अगर हम ध्यान दें काइनेटिक एनर्जी किस चीजों पे डिपेंड कर रही है, उसमें क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एंड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो दो चीजें हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स है, हर किसी मेटल की थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, वो तो एक फिक्स वैल्यू रहेगी जो कम से कम चाहिए होगी। तो मतलब मैं कह सकता हूं यहां से कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली सिर्फ डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए देख लो कि मान लो कि अगर कम से कम 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए बाहर निकलने के लिए। 1 हर्ट्ज क्या है? 1 हर्ट्ज वर्क फंक्शन है, 1 हर्ट्ज वर्क फंक्शन है। तो अगर मैं 2 हर्ट्ज दूंगा, 1 हर्ट्ज तो मिल गई इसको एज ए वर्क बाहर निकलने के लिए, बाकी के 1 हर्ट्ज ही आगे जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी में आ गया। अगर मैं 3 हर्ट्ज दूंगा, 1 हर्ट्ज फिर से बाहर निकलने के लिए,
बाकी की 2 हर्ट्ज उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो मतलब जितनी हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, यही तो हमारा बता रहा है इक्वेशन और लॉ। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर आप बोल रहे हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सर किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन्स की जो इजेक्ट हो रहा है। सर फिर तो उनको ज्यादा जल्दी बाहर आ जाना चाहिए। हाँ, जल्दी नहीं, देखो बाहर आने के लिए सिर्फ 1 हर्ट्ज चाहिए, मान लो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज चाहिए। तो अगर आप, ये ऐसी एग्जांपल है कि एक किसी आपने कोई शॉप से मोबाइल लेना है, मोबाइल लेने की कॉस्ट तो फिक्स ही है ना, आप चाहे उसे मोबाइल 500 रुपए का फॉर एग्जांपल उसे 1000 दोगे, बट मोबाइल लेने की जो वैल्यू वो तो 500 ही रहेगी ना, बाकी तो एक्स्ट्रा है। तो ये नहीं कि हम उसे अगर ज्यादा देंगे तो ज्यादा जल्दी बाहर आएगा। बाहर आने की वैल्यू जल्दी नहीं है, बाहर निकल गया जब, तब काइनेटिक एनर्जी, बाहर मोशन ज्यादा होगा। अंदर से बाहर, सरफेस से बाहर निकलने के लिए सेम वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी। बट जब बाहर निकल गया ना, हम ये कह सकते हैं कि बाहर स्पीड ज्यादा हो सकती है। ओके सर। बाहर ज्यादा होगी, अंदर का कुछ नहीं है। अंदर की थोड़ी सी मैं आपको एक और क्लैरिटी दे दूं। हम जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, हम उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में दे रहे हैं जो ऑलरेडी सरफेस पर है। बट अगर जो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े अंदर होंगे फ्री, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन अब अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस पर है वो ऑलरेडी सरफेस पर है, उससे बाहर निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। बट जो थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा डीप है, तो उससे पहले अंदर जब फोटोन जाएगा, उसे बाहर निकालने के लिए भी तो एनर्जी लगनी है। तो दोनों अलग अलग केसेस हैं। हम वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं जो मेटल ऑलरेडी सरफेस पर है बट बाहर नहीं आ रहे। तो सरफेस से निकालने के लिए सबकी एनर्जी सेम है, वो अलग अलग नहीं है। हाँ, अगर सरफेस के और अंदर जा रहे हैं तो वो अलग अलग होगा, जो जितना गहरा इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने का वर्क फंक्शन उतना ज्यादा होगा। बट सिर्फ सरफेस से निकालने का वर्क फंक्शन फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस सर। ओके। लास्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू दी कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। ये तो नॉर्मल चीज है, हमें पता ही है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कोलिजन होती है। एज सच देयर कैन नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट टाइम लैग। सो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये काफी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कोई टाइम लैग नहीं होता कि फोटोन टकराएगा फिर आराम से बाहर आएगा, नहीं, इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। कि इसमें ये बताया जाता है कि जो टाइम होता है डिले 10⁻⁻8 सेकंड का, विच इज वेरी 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 स्मॉल टाइम। इतना हमें तो हम रियलाइज भी नहीं कर सकते, हमें सेंस भी नहीं होता इतना छोटा टाइम। सो यही चीजें हैं हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी उससे हम इन लॉज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो आज की क्लास इतनी ही रखेंगे, ठीक है। कल ओके 2 क्लासेस हमारी और लगनी है, ठीक है। देयर विल बी 2 मोर क्लासेस, देन ये चैप्टर ओवर हो जाएगा हमारा। हाँ, देन चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। सो गुड बाय। कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। नो डाउट्स, चलिए देन मैं अटेंडेंस ले लूँ, देन इट विल बी ओवर।